हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ऐसी मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ आपसे और आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरोगे ये तो मैं जानता भी हूँ। ठीक है, तो हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने परिचय कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख लीजिएगा जाके। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भौतिक प्रदेश का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश का एक पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था। आज जो पढ़ेंगे वो भौतिक प्रदेश दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और विस्तार से हम भौतिक प्रदेशों को जानेंगे। कल हमने देख लिया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 थे। हरिमोहन सक्सेना जी ने अपनी पुस्तक राजस्थान की भूगोल में इन्होंने दोस्तों 4 पार्टों में डिवाइड किया था हमारे राजस्थान को, धरातल, नदी बेसिन और जलवायु के आधार पर। ठीक है, आधार भी आप इनके याद रखिएगा। आज हम लोग बात करते हैं उन भौतिक प्रदेशों की आगे की। ठीक है, एक बार मैप बना लेते हैं फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, ये मैप हो गया राजस्थान का। ये हमने देखा था कौन सा है, 1 नंबर पे पश्चिम का रेतीला मैदान। पश्चिम का रेतीला मैदान भी बोल सकते हैं आप और रेतीला मरुस्थल भी आप इसको बोल सकते हैं। मरुस्थल ठीक रहेगा। ठीक है, और ये है आपकी दूसरे नंबर की अरावली प्रदेश, अरावली। ठीक है, ये हो गया अरावली वाला पार्ट। और दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा, तीसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये है चौथा पार्ट जिसे आप बोलते हो हाड़ौती प्रदेश। और यह फिर इसका दूसरा नाम भी आता है दक्षिण पूर्व का पठार। ठीक है, यहां तक बातें हमने कल कर ली थी। हरिवंश सक्सेना जी ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया था राजस्थान को। आज हम लोग इनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम पश्चिम का मरुस्थल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग जान लेंगे दोस्तों इनकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें, जैसे कि उत्पत्ति कौन से काल में हुई, अवशेष किनके हैं, अंगारा लैंड के हैं या फिर गोंडवाना लैंड के या फिर 33 सागर के हैं। अंगारा लैंड के तो कोई भी हिस्सा है ही नहीं हमारे राजस्थान का, तो ये तो आप भूल ही जाओ अंगारा लैंड वाले को। तो या तो 33 सागर का होगा या फिर गोंडवाना लैंड का होगा। तो अवशेष किसका है, इनका क्षेत्रफल कितना है हमारे राजस्थान में, और दोस्तों इनकी जनसंख्या भी हम लोग यही जानने का प्रयास करते हैं चारों की। ठीक है, एक बार मैं आपको इनका बता देता हूं कि क्या क्या आपको देखना है यहाँ पे। इनकी दोस्तों उत्पत्ति देखेंगे यहाँ पे। एक दोस्तों अवशेष देखेंगे, अवशेष किसका है। ठीक है, एक दोस्तों इनका क्षेत्रफल देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना घेर रखा है हमारे राजस्थान का। एक दोस्तों जनसंख्या देखेंगे। ठीक है, एक हम लोग बात कर लेते हैं वर्षा की भी यहीं पे। इतनी बातें हम प्रत्येक भौतिक प्रदेशों की करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक ही मैप के माध्यम से जितनी बातें आप कवर कर सकते हो उतनी आप कीजिएगा एक बार। फिर मैं आपको डिटेल से आगे और लिखाऊंगा, पर्टिकुलर एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे तब और डिटेल से लिखाऊंगा, लेकिन आप इस मैप के माध्यम से जितनी चीजें कवर कर सकते हो उतनी चीजें आप कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैप के माध्यम से आपको अच्छी तरीके याद भी रहेगी दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान की। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई प्लीस्टोसीन युग में। इन युगों को आप ऐसे की ऐसे रट ही लेना है। आप युगों को जानेंगे कि यार ये कौन सा युग है, इसका समय काल क्या है, तो आप बहुत डीपली चले जाओगे और आपको ऐसा याद भी नहीं करना, आपको कोई पूछेगा भी नहीं ऐसा। केवल आपको इतना याद रखना है कि पश्चिमी रेतीला मैदान की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई। कौन से युग में, प्लीस्टोसीन युग में। ठीक है, पश्चिमी रेतीला मैदान की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई और अवशेष ये है 33 सागर का। 33 सागर का यानी कि दोस्तों जहां आज वर्तमान में मरुस्थल है वहां दोस्तों पहले कार्बोनिफेरस युग में 33 सागर हुआ करता था। बाद में दोस्तों नदियों द्वारा गाद और मिट्टी और दोस्तों कंकड़ पत्थर लाकर इस 33 सागर को भर दिया गया, दोस्तों मैदान में कन्वर्ट कर दिया गया।
तो कहीं पे दोस्तों टैती सागर का अवशेष आपको मरुस्थल मिलेगा, और दोस्तों जो मैदानी हिस्सा है वो भी आपको टैती सागर का अवशेष मिलेगा, पर्वत वाला हिस्सा आपको गोंडवाना लैंड का मिलेगा। ठीक है, तो पश्चिमी रेतीला मैदान किसका अवशेष है? टैती सागर का अवशेष है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारे राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है पश्चिम का रेतीला मैदान। जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है पश्चिमी रेतीले मैदान में। औसत वर्षा की हम बात करें तो 0 से 40 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, औसत वर्षा है दोस्तों। ये 4 चीजें आपको या फिर 5 चीजें आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, और इसी मैप के माध्यम से इन चारों की आपको ये 4 चीजें याद कर लेनी है दोस्तों। पश्चिम का रेतीला मैदान उत्पत्ति हुई प्लीस्टोसीन युग में, अवशेष टैती सागर का क्षेत्रफल आपका 61.11%, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो अकेला पश्चिमी रेतीला मैदान घेरा हुआ है। जनसंख्या दोस्तों इसमें 40% निवास करती है अकेले मरुस्थल में। औसत वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पे 0 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत की बात कर रहे हैं, पश्चिमी रेतीले मैदान में औसत वर्षा आपकी 0 से 40 सेंटीमीटर होती है। बात करते हैं दोस्तों अरावली की। अरावली की दोस्तों हम उत्पत्ति की बात करेंगे। अरावली की भी दोस्तों हमने अवशेष की हम बात करेंगे कि अवशेष किसकी है। अरावली के दोस्तों क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। जनसंख्या की हम लोग बात करेंगे, और एक बात करेंगे दोस्तों वर्षा की। ठीक है दोस्तों, ये बात करेंगे हम अब अरावली की। ऐसे ही चारों की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति हुई दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग, इसमें दोस्तों अरावली की उत्पत्ति हुई। अवशेष ये माना जाता है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल ये घिरा हुआ है दोस्तों 9%, लगभग 9% क्षेत्रफल हमारी अरावली है। यहाँ पे दोस्तों 10% आपकी जनसंख्या निवास करती है, और दोस्तों 40 से 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे होती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बातें आपको पता चल गई, ध्यान में रखनी है। पश्चिम का रेतीला मैदान दोस्तों उत्पत्ति हुई प्लीस्टोसीन युग में। अवशेष टैती सागर का क्षेत्रफल 61.11% हमारा घेरा हुआ है राजस्थान का। इसमें दोस्तों जनसंख्या 40% निवास करती है, और 0 से 40% यहाँ औसत वर्षा होती है। अरावली पर्वत की बात करें तो दोस्तों उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, और अवशेष ये गोंडवाना लैंड का माना जाता है। क्षेत्रफल दोस्तों राजस्थान का 9% क्षेत्रफल घेरा हुआ है दोस्तों अरावली। जनसंख्या यहाँ 10% निवास करती है, और औसत वर्षा यहाँ होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति की। उत्पत्ति दोस्तों इसकी हुई प्लीस्टोसीन युग में। ठीक है, प्लीस्टोसीन युग में इसकी भी उत्पत्ति हुई। यहाँ पे दोस्तों ये अवशेष किसका है? अवशेष की हम बात करें तो ये अवशेष है आपका टैती सागर का। मैदानी मैंने बता दिया आपको कि मैदान और मरुस्थल टैती सागर के ये अवशेष है। ठीक है, अवशेष आपका टैती सागर का हो गया। यहाँ पे ये क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्र कितना घेरा हुआ है, तो ये दोस्तों राजस्थान का 23.3% क्षेत्रफल घेरा हुआ है मैदान। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या निवास करती है, वो कितनी करती है? वो करती है दोस्तों आपकी 39%। ठीक है, औसत वर्षा की हम लोग इसकी बात करें तो औसत वर्षा होती है यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये आपको चीजें दिख रही होगी। एक बार और रिपीट करवा देता हूं मैं। पूर्वी मैदान उत्पत्ति किस काल में हुई दोस्तों? प्लीस्टोसीन युग में। अवशेष टैती सागर का अवशेष है। क्षेत्रफल दोस्तों राजस्थान का 23.3% घेरा हुआ है। जनसंख्या आपकी 39% यहाँ पे निवास करती है। वर्षा दोस्तों 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बात करते हैं हाड़ौती प्रदेश की। हाड़ौती प्रदेश अवशेष तो किसका है दोस्तों? अवशेष तो है आपकी दोस्तों गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। बात करते हैं दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति हुई दोस्तों आपकी क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस कल्प या फिर युग इसे बोल देते हैं दोस्तों। क्रिटेशियस युग वो युग है दोस्तों जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी के उद्गार से दोस्तों कहीं पे पठार बना, तो पठार ये हमारा ज्वालामुखी उद्गार का अवशेष है। यानी कि क्रिटेशियस कल्प में जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ उसी का अवशेष है दोस्तों क्या? आपका हाड़ौती का प्रदेश। ठीक है,
इसकी दोस्तों क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये दोस्तों राजस्थान के लगभग 6.86% या फिर 7% इसे लगभग बोल देते हैं, ये हमारी राजस्थान का क्षेत्रफल घेरा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या निवास करती है, कितनी करती है, जनसंख्या लगभग 11% निवास करती है। औसत वर्षा की हम बात करें तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है दोस्तों, ठीक है, ये औसत वर्षा हो गई। ये बातें दोस्तों आपको इस मैप के माध्यम से याद भी रखनी है और आपको दोस्तों नोट भी कर लेनी है अपनी नोटबुक में एज इट इज। बाद में एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे तब तो मैं और चीजें बताऊंगा ही, लेकिन एक बार ये मैप के माध्यम से इतनी चीजें आप जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। रिपीट करवा देता हूं मैं एक बार। पश्चिम का रेतीला मैदान आपका उत्पत्ति हुई दोस्तों प्लेस्टोसीन युग में। अवशेष 33 सागर का क्षेत्रफल है आपका 61.11%, जनसंख्या है 40% और औसत वर्षा यहाँ होती है 0 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अरावली की बात करें दोस्तों, उत्पत्ति हुई इसकी प्री कैम्ब्रियन युग में। अवशेष है गोंडवाना लैंड का, क्षेत्रफल है दोस्तों 9%, जनसंख्या यहाँ 10% निवास करती है और औसत वर्षा की हम बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ होती है। पूरी मैदानी की बात करें दोस्तों, ये उत्पत्ति हुई प्लेस्टोसीन युग में। अवशेष है 33 सागर का, यहाँ जनसंख्या निवास करती है आपकी 39%, क्षेत्रफल है दोस्तों 23.3% और यहाँ पे दोस्तों 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। हाड़ौती की बात करते हैं दोस्तों, हाड़ौती आपका अवशेष है गोंडवाना लैंड का, उत्पत्ति हुई क्रिटेशियस कल्प में। क्षेत्रफल है दोस्तों इसका 6.86%, यानी कि लगभग 7% दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या दोस्तों यहाँ 11% निवास करती है और वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पे 80 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है, ठीक है। ये चीजें आपको इस मैप के माध्यम से याद रखनी है, उतारिएगा, नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी। नोट कर ही लिया होगा दोस्तों। बात करते हैं आगे की, कि कुछ डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों डिवाइडेशन में आपको कर देता हूं एक बार, इन सभी को एक बार बता देता हूं कि इनके कितने थे उपपार्ट है, उपभाग भी हैं दोस्तों इनके। 4 यही नहीं पढ़ने, इनके उपभाग भी पढ़ने आपको। पहला है दोस्तों आपका पश्चिमी रेतीला मैदान या फिर मरुस्थल, ठीक है। दूसरा है आपका अरावली, ठीक है। तीसरा है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है आपका हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। ये हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपभागों की। रेतीले मैदान को दोस्तों 2 उपभागों में बांटा गया है, सुविधा की दृष्टि से दोस्तों, अध्ययन की दृष्टि से कि आपका अध्ययन आसानी से कर लो आप, ठीक है। तो 2 उपभाग कौन से हैं? एक तो है दोस्तों आपका शुष्क शुष्क मरुस्थल, ये हो गया एक। तो एक हो गया आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब दोस्तों इसके भी 2 पार्ट है शुष्क मरुस्थल के। कौन से? एक तो आपका बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। एक है आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। इस युक्त और मुक्त में कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। मुक्त प्रदेश तो हो गया जहां बालुका स्तूप नहीं है, और युक्त प्रदेश हो गया दोस्तों जहां बालुका स्तूप ही बालुका स्तूप है, तो वो तो हो गया आपका युक्त, ठीक है। इनके परसेंटेज की भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, वो है दोस्तों आपका 41.5%, ठीक है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है आपका 58.5%, ठीक है। ये मरुस्थल की बात हो गई। परसेंटेज आपको याद भी रखना ही है। 41.5% पे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, 58.5 दोस्तों बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है। बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश की। इसके भी 4 पार्ट हैं। पहले नंबर पे है दोस्तों आपका घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरे पे है दोस्तों आपकी लूणी बेसिन,
तीसरे पे है दोस्तों शेखावाटी प्रदेश, ये हो गया। चौथे पे है दोस्तों आपका नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ये हो गए अर्ध शुष्क मरुस्थल के पार्ट। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर आप रिपीट कीजिएगा। हरिमोहन सक्सेना जी ने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा, कौन कौन से हैं? पश्चिम का रेतीला मैदान अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदान हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी के रेतीले मैदान को दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा, वो कौन से हैं? एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल के दोस्तों 2 उपभाग हैं, इनको भी दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से बांटा हुआ है कि आप इस प्रकार अध्ययन कर लीजिएगा। तो शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा, बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त। मुक्त का मतलब जहां बालुका स्तूप नहीं है तो वो है 41.5% वाला क्षेत्र। बालुका स्तूप युक्त यानी कि जहां बालुका स्तूप है वो है 58.5% क्षेत्र। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को दोस्तों 4 भागों में बांटा, एक गग्गर का मैदान, दूसरा लोनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, बात करते हैं अरावली की। अरावली को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा, एक आपकी उत्तरी अरावली, ठीक है, एक आपकी मध्य अरावली, ठीक है, एक आपकी आ गई दक्षिणी अरावली। ठीक है, इसको भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया कि आप उत्तरी अरावली का अध्ययन अलग कीजिएगा, मध्य अरावली का अलग कीजिएगा और दक्षिणी अरावली का अलग कीजिएगा। बात करते हैं पूर्वी मैदान की। इसको भी दोस्तों 4 पार्टों में डिवाइड किया, एक चंबल बेसिन जिसमें आपको चंबल नदी पूरी पढ़नी है, एक दोस्तों माही बेसिन जिसमें माही और माही का क्षेत्र पूरा पढ़ना है, एक दोस्तों बाणगंगा बेसिन, और एक दोस्तों बनास बेसिन। ठीक है, बात करते हैं हाड़ौती प्रदेश की। इसको भी दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया, कौन कौन से हैं? एक तो विंध्यन कगार भूमि, एक दूसरा पार्ट है दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। ठीक है, ये डायग्राम आपको एज इट इज अपनी कॉपी में बना लेना है और इसी के आधार पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले तो पश्चिमी रेतीले मैदान को पूरा पढ़ेंगे, इसके सभी पार्ट पढ़ेंगे, बाद में अरावली को, फिर पूर्वी अरावली को, पूर्वी मैदानी प्रदेश को, फिर हाड़ौती को। ठीक है, एक बार मैं दोस्तों इस सारणी को पूरी रिपीट करा देता हूँ, फिर आपको एज इट इज कॉपी में नोट कर लेनी है। हरिमोहन सक्सेना जी ने दोस्तों 4 पार्ट किए, कौन कौन से? पश्चिम का रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश और दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी रेतीले मैदान को दोस्तों 2 पार्टों में डिवाइड किया अध्ययन की दृष्टि से, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल के दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से 2 भाग किए, बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 41.5% है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो 58.5% है। अर्ध शुष्क मरुस्थल के दोस्तों 4 पार्ट किए, गग्गर का मैदान, लोनी बेसिन, शेखावाटी में प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के 3 भाग किए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश के दोस्तों 4 पार्ट किए, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन। हाड़ौती प्रदेश के दोस्तों 2 भाग किए, विंध्यन कगार भूमि, दक्कन का लावा पठार। इसी प्रकार आपको अध्ययन कराना है, नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब हम लोग दोस्तों एक एक टॉपिक को उठाते हैं, एक एक भौतिक प्रदेश को, और उनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है आपका पश्चिम का रेतीला मरुस्थल। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। पश्चिम के रेतीले मरुस्थल को दोस्तों बाद में देखेंगे, एक बार आप थार के मरुस्थल को देखिएगा, थार का मरुस्थल एक बार पिक्चर में आपके दिमाग में क्लियर करना चाहता हूं, फिर बाद में आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा ढंग से। थार का मरुस्थल दोस्तों 2 देशों में फैला हुआ है। वो 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो आपका भारत हो गया, एक हो गया आपका नल्ला पाकिस्तान। ठीक है जी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपकी। भारत में दोस्तों कहाँ कहाँ फैला हुआ है? दोस्तों भारत में ये फैला हुआ है लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है,
ये भारत में फैला हुआ है इतने क्षेत्रफल पर। और दोस्तों 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका राजस्थान। अब राजस्थान में ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में ये कितना परसेंट पे फैला हुआ है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल है दोस्तों आपका 61.11%। लेकिन एक इसरो की रिपोर्ट आई दोस्तों, इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, इसरो की दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार ये फैला हुआ है लगभग 67%। ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात, ठीक। और दोस्तों वैसे हम बात करें कि राजस्थान में मरुस्थल कितने एरिया पे है, तो 58 पॉइंट में 11% भाग पर ये अरावली के पश्चिम में फैला हुआ है, ठीक है, अरावली के पश्चिम में। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया आपका राजस्थान, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका गुजरात, तीसरे नंबर पे है आपका पंजाब हो गया, और 4 नंबर पे हो गया आपका हरियाणा, ठीक है। यहां तक बातें आपको क्लियर हुई। थार का मरुस्थल दोस्तों विश्व में भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत में दोस्तों 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो कि 4 राज्यों में है। एक राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब और हरियाणा, ठीक है। राजस्थान की हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार ये 67% बताते हैं। लेकिन अरावली के पश्चिम में मरुस्थल की बात करें तो 58 पॉइंट में 11% भाग पे ये फैला हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ फैला हुआ है? पाकिस्तान में दोस्तों ये सिंध प्रांत, पाकिस्तान में ये सिंध प्रांत में फैला हुआ है, और इसे नाम से जानते हैं दोस्तों चोलिस्तान, ठीक है, चोलिस्तान नाम से जानते हैं, और सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में। भारत का आपको पता चली गया। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं दोस्तों ओनली राजस्थान की। राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, और सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की बात करें तो एक बार मैं आपको मैप के माध्यम से यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मैप है ओनली फॉर मरुस्थल का, ठीक है। 61 पॉइंट में 11% भाग पर है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इसके क्षेत्रफल की। यह फैला हुआ है दोस्तों राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हुआ। राजस्थान में दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो पहले वो है 640 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये फैला हुआ है दोस्तों 300 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। राजस्थान में इसकी ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, वो है दोस्तों 200 से 300 मीटर औसत ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। औसत की बात करें, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको नोट कर लेनी है। क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में 61.11% पर फैला हुआ है। राजस्थान में दोस्तों इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर की, चौड़ाई है दोस्तों 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है दोस्तों 200 से 300 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके ढाल की। इसका ढाल किधर है? इसका ढाल है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इस तरफ है इसका ढाल दोस्तों, ठीक है। ऊपर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व हो गया आपका, इधर पश्चिम है। तो इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान के 16 जिलों में फैला हुआ है। वर्तमान दोस्तों नए जिले बन गए, उसके अनुसार राजस्थान के 16 जिलों में ये फैला हुआ है। अब वो 16 जिले कौन कौन से हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। एक तो आपका दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में दोस्तों बाड़मेर,
इधर बालोतरा आ जाता है, इधर दोस्तों पाली वाला एरिया आ जाता है, इधर दोस्तों आपका जालोर आ जाता है, पश्चिमी ब्यावर वाला एरिया है, फलोदी है, जोधपुर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, आगे दोस्तों हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये हो गए दोस्तों आपके 16 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, पश्चिम ब्यावर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुई। एक कौन सा रह गया? बीकानेर। बीकानेर तो नहीं लिखा, बीकानेर भी आप नोट कीजिएगा दोस्तों। ये हो गया आपके 16 जिले जो कि मरुस्थल में आते हैं, पश्चिम के रेतीले मरुस्थल में। ठीक है, नोट कीजिएगा आप इनको। ये तो बात हुई दोस्तों पश्चिम के जो रेतीले मरुस्थल में जिले आते हैं उनकी। लेकिन दोस्तों अब हम बात करें राजस्थान के पश्चिमी कितने जिले हैं। अरावली की इधर अरावली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से इधर इधर दोस्तों राजस्थान के जिले हैं। अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थली जिले वो है दोस्तों 17। अब सर आपने तो पहले 16 बता रहे थे, अब 17 कहां से आ गया? एक जिला है दोस्तों आपका सिरोही। कौन सा है? सिरोही। इसमें लिखना है दोस्तों आपको, ये जिला मरुस्थल में तो आता है लेकिन ये पश्चिम के रेतीले मरुस्थल में काउंट नहीं होता दोस्तों। मरुस्थली जिला तो है लेकिन ये मरुस्थल में काउंट नहीं होता, ये होता है दोस्तों अरावली में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके अरावली के पश्चिम में तो जिले हैं 17, लेकिन मरुस्थली जिले कितने हैं? वो है 16। और सिरोही आपका अरावली में काउंट होता है, मरुस्थल में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो आप नोट लगा के यहाँ लिख लीजिएगा। सिरोही अरावली के पश्चिम में हैं लेकिन मरुस्थली जिला नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको नोट लगा के लिख लेनी है, नोट कीजिएगा आप। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। हमने पश्चिमी रेतीले मरुस्थल के परिप्रेक्ष्य में कुछ फैक्ट की चर्चा की। आगे हम दोस्तों इसकी विशेषता की चर्चा करते हैं कि राजस्थान में ये किस प्रकार फैला हुआ है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की चर्चा हम एक बार और कर लेते हैं। मैंने बता तो दिया वैसे पहले, फिर भी देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों प्लेस्टोसीन युग में। ठीक है, और दोस्तों ये अवशेष माना जाता है, अवशेष की भी चर्चा कर लेते हैं। अवशेष माना जाता है दोस्तों आपका गोंडवाना तेतीस सागर का। यहां तक की बात हुई दोस्तों। बात करते हैं दोस्त इसके आगे की विशेषताओं की। ये दोस्तों ये मरुस्थल है जो राजस्थान वाला, ये है मरुस्थल विश्व में दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है दोस्तों। इस मरुस्थल में दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखनी है।
और ये दोस्तों आपको नोटबुक में नोट कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल हो गया। तो दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल आपका ये हो गया, ठीक है। तो इनको एज इट इज नोट कर लेनी है। इसे दोस्तों आगे बोलते हैं दोस्तों, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों इस मरुस्थल की। यह मरुस्थल दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प या फिर इसे मीसोजोइक कल्प बोलते हैं दोस्तों। मीसोजोइक कल्प या फिर मध्यजीवी महाकल्प में दोस्तों ये पहले समुद्र में डूबा हुआ था, ऐसा बोलते हैं। और इसका प्रमाण दोस्तों यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें देते हैं। आप सभी को पता है कि खारे पानी वाली झीलें सर्वाधिक मरुस्थल में ही है। तो ये दोस्तों समुद्र में डूबा हुआ था, इसका प्रमाण क्या है कि यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो ये है मरुस्थल मध्यजीवी या फिर दोस्तों मीसोजोइक महाकल्प में समुद्र में डूबा हुआ था। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों से। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक वैज्ञानिक थे सर सिरिल फॉक्स, ठीक है। मध्यजीवी महाकल्प में तो आपको क्या पता चला कि दोस्तों ये समुद्र में डूबा हुआ था और इसका प्रमाण खारे पानी की झीलें हैं। लेकिन दोस्तों सर सिरिल फॉक्स एक वैज्ञानिक हुए और इन्होंने कहा कि यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें और जीवाश्म इस बात की अवशेष हैं दोस्तों कि ये दोस्तों क्षेत्र है वो 33 सागर का अवशेष है। ये बात बोलते हैं आपके सिरिल फॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें वह दोस्तों जीवाश्म इस बात का अवशेष है, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ प्राचीन काल में तैतीस सागर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं सर सिरिल फॉक्स। क्या बोलते हैं कि यहाँ दोस्तों पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें और जीवाश्म किसका प्रमाण है कि यहाँ दोस्तों प्राचीन काल में 33 सागर हुआ करता था। जबकि दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प में आपको क्या पता चलता है कि ये दोस्तों समुद्र में डूबा हुआ था। दोनों बातें आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अक्षांश और देशांतरी स्थिति की। हमने जिस प्रकार राजस्थान की अक्षांश और देशांतरी स्थिति देखी, उसी प्रकार दोस्तों ओनली फॉर मरुस्थल की अक्षांश स्थिति और देशांतरी स्थिति क्या है तो उसको भी हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से। मैं आपको बता देता हूं। यह है दोस्तों राजस्थान और यहाँ फैला हुआ आपका मरुस्थल, ठीक है। दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों 23/3 से 30/12, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ भी उत्तरी अक्षांश। अब दोस्तों ये अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट है, तो यहाँ कौन सा अक्षांश होगा? यहाँ पे जहां से दोस्तों मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वो होगा दोस्तों 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता लग ही गया कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है
23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार हुआ। लेकिन दोस्तों मरुस्थल का अक्षांश विस्तार क्या है? मरुस्थल यहाँ दोस्तों कौन से अक्षांश है? मरुस्थल जहाँ एंड होता है वहां अक्षांश है दोस्तों आपका 24 डिग्री 31 मिनट, और कांतपुर में कहाँ तक फैला हुआ दोस्तों अक्षांशों के हिसाब से 30 डिग्री 12 मिनट तक ये फैला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं देशांतरों की। यहाँ पे दोस्तों आपका देशांतरी विस्तार स्टार्ट होता है आपका 69-30 से, और यहाँ आपका राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 69-30 से 78-17, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। यहाँ भी दोस्तों पूर्वी देशांतर होगा। अब दोस्तों मरुस्थल की बात करें कि मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है। मरुस्थल यहाँ से फैला हुआ है राजस्थान में 69-30 से। अब दोस्तों यहाँ कोई देशांतर होगा जो कि मरुस्थल यहाँ एंड हो रहा होगा, और वो 76 डिग्री दोस्तों 42 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 23-3 से 30-12, जबकि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों 24 डिग्री 31 मिनट से, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है वो यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ से कौन सा अक्षांश है 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, और कहाँ तक है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार है दोस्तों 69-30 से 78-17, जबकि दोस्तों मरुस्थल का देशांतरी विस्तार की बात करें तो मरुस्थल यहाँ से स्टार्ट है 69-30 से 76-42 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो एक बार मैं मिटा के लिख देता हूं दोस्तों आपको। यहाँ पे बात करें दोस्तों राजस्थान में मरुस्थल का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, बात करें अक्षांशीय विस्तार की, वो है दोस्तों आपका 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, बात बल्ले पड़ी। देशांतरी विस्तार की बात करें वो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बात आपको पल्ला पड़ गई होगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ। राजस्थान में दोस्तों मरुस्थल का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये है। अक्षांशीय विस्तार है आपका 24 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, देशांतरी विस्तार है 69-30 से 78-42 मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हो गई हमारे पश्चिमी मरुस्थल की विशेषताओं की, और दोस्तों कुछ फैक्ट हमने जान लिए पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल के दो जो हमने उपभाग किए, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के दोस्तों हमने दो पार्ट किए, बालुकास्तु मुक्त और बालुकास्तु वियुक्त। बालुकास्तु वियुक्त में हम पढ़ेंगे दोस्तों बालुकास्तु के बारे में, कितने बालुकास्तु है, अर्धचंद्राकार कौन सा है, बरखान कौन सा है, पैराबोलिक कौन सा है, उनकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल में हम देखेंगे दोस्तों घग्गर का मैदान, लोनी बेसिन, नागौरी चूमी, इन सब की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।